हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह जो चैनल है इस पे आपको बोर्ड यानी कह सकते हैं या 11th-12th, उसके बाद जो है आपका बोर्ड IIT JEE एंड नीट तक के क्वेश्चन को सॉल्व कराए जाएंगे और जो है सभी टॉपिक को कवर किए जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अगर बात करें तो मैटर हम पहले बात करते हैं। तो मैटर आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे। मैटर इज़ एनीथिंग विच हैव ए मास एंड वॉल्यूम। जिसके पास क्या होता है, मास होता है, यानी वो अपना क्या करता है, उसके पास मास होता है एंड वॉल्यूम होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप के। लिक्विड होता है, लिक्विड है, उसके बाद क्या है आपका सॉलिड है, फिर उसके बाद क्या है आपका गैस है। ठीक है, तो उसमें से हमें जो पढ़ना है यानी आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हम बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सॉलिड स्टेट मतलब क्या होता है, द टाइप ऑफ मैटर विच हैव ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन हम देखें तो ये कह सकते हैं, ये सॉलिड डिफाइन एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेज रिजिडिटी एंड पॉजेज ए डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो जिसके पास क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है एंड वॉल्यूम होता है और उसको क्या होता है, वो रिजिडिटी शो करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे बात करें इसमें, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब क्या होता है, जिससे ये बने होते हैं, जिससे मिल करके बने होते हैं। यानी कह सकते हैं हो सकता है आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो या आइटम्स हो। ठीक है, तो इसका कह सकते हैं कि ये जो सपोज करते हैं यहाँ पर क्या है, ये आइटम्स हैं और ये आइटम्स जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेल्ड हुए होते हैं। नहीं कह सकते इनके बिटवीन लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स। ठीक है, तो इंटर जो पार्टिकल जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्ड किए रहते हैं, यानी खींचे रहते हैं। अब खींचे रहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने मेन पोजीशन के अराउंड ही क्या कर सकते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन। तो वो अपना कह सकते हैं कि पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इनका शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, बहुत ही कह सकते हैं डिफिनिट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, वो डिफिनिट होता है। ठीक है, और इसमें बात करें तो एक और चीज़ आती है जो कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो है, कह सकते हैं कि जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है इसमें बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत नियरर होते हैं, बहुत पास पास होंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसमें इंटर पार्टिकल जो स्पेस होगा बहुत ही लेस होगा, जिसकी वजह से इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव नहीं कर सकते हैं। जो मूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स एरिया को कवर करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इनका वॉल्यूम जो होगा वो डिफिनिट होगा। अब इसके में आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा सॉलिड का, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सॉलिड हैव ए डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप। तो इसके पास क्या होता है, वॉल्यूम एंड मास, वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, कह सकते हैं डिफिनिट होता है। क्यों होता है, मैंने वही बात किया कि इनके बिटवीन क्या होता है, इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है या इंटर मॉलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत ही क्या होता है, लेस होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इसके बिटवीन जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स होता है यानी अट्रैक्शन फोर्स कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जब होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मूव नहीं कर सकते हैं और इनका वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, वो डिफिनिट होता है। अब बात करते हैं मास। ठीक है, तो मास भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, डिफिनिट ही होगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल क्या होंगे, वो सेम होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफिनिट होगा मास। ठीक है, तो इसके बाद बात करें दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी कह सकते हैं ये कठोर होंगे, रिजिड होंगे और इनकम्प्रेसिबल हो गए। इसका मतलब क्या है, कंप्रेस नहीं हो गए। कंप्रेस क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपको बताया गया कि इसमें जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत ही लेस होता है। कंप्रेस तभी हो सकते हैं जब इसमें स्पेस हो। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होगा तो दबने पर दब जाए, यानी दबाएंगे आप, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दब जाएगा। लेकिन क्या इंटर पार्टिकल जो स्पेस है बहुत ही लेस है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रेस नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं सो दैट दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। उसके बाद कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, नहीं कह सकते हैं चाहे वो आयंस हो गए मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होते हैं, वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या होगा, वो बहुत ही कह सकते हैं हाईली पैक्ड होते हैं, यानी पास, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही नियरर होते हैं, यानी पास पास होते हैं। ठीक है, तो इनकी पैकिंग जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है,
तो कह सकते हैं इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। तो इसके बाद कह सकते हैं इंटर मॉलिकुलर या कह सकते हैं या इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होता है बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद कह रहा दे हैव हाई डेंसिटी। अब सोचिए कि ज़रा डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो होगी वो मतलब क्या होगा कि वो मास पे डिपेंड करेगा। तो इसमें अगर बात करें तो अगर ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगी यानी मॉलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे बहुत ही जब नियरर होंगे, बहुत पास पास होंगे, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसका अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी बहुत से मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सपोज करिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए 8 मॉलिक्यूल्स हैं या 6 मॉलिक्यूल हैं, और आप इसको क्या करो बहुत ही नियरर रखे हो, बहुत पास पास रखे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इतने मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं इतने एरिया में। लेकिन अगर बात करते हैं कि ये लूजली हेल्ड हैं तो ये दूर दूर होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक फिक्स एरिया की बात करें तो उसमें जो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, वो लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बात करें तो इसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्लोज बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके बिटवीन होता है, या इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल बहुत नियरर होंगे, बहुत ज़्यादा पास होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे तो इसका डेंसिटी भी क्या होगा, हाई होगा। अब उसके बाद अगर आप बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट देयर मीन पोजीशन। तो ये कह रहा है कि जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होता है या इंटर पार्टिकल जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा जब होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे को इधर उधर नहीं जाने देगा। इसका मतलब क्या है कि ये दे कैन ओनली ऑसिलेट देयर अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये अपने अराउंड यानी ऑल डायरेक्शन में यानी चारों दिशा में हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, और वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइब्रेट करेंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आप फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिक्स पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इनका जो शेप होगा वो डेफिनिट होगा। अब उसके बाद कह रहा है दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इनके बिटवीन जो होता है इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने टाइप के होंगे। तो जनरली अगर बात करें तो सॉलिड जो है वो 2 टाइप्स के कैटेगराइज करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड होता है आपका एमार्फस सॉलिड। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नोट्स आप बना सकते हो जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट आउट किया हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैंने लिखा है वो नोट्स हैं, बेहतरीन नोट्स हैं, आप इसको आप बना सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड्स जो होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड अगर बात करें आपका तो आपका एमार्फस सॉलिड होगा। ठीक है, तो एमार्फस सॉलिड में ठीक है, तो पहला हम फर्स्ट बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या होगा, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन ऑल द 3 डायमेंशन। तो ये बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो 3D में होते हैं, तो उनका जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेट मैनर में क्या है, अगर वो अरेंजमेंट हुआ है उनका तो हम ये कह सकते हैं कि उसको क्या बोलेंगे, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं द टाइप्स ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट मैनर। ठीक है, या फिक्स्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो वो डेफिनेट मैनर में क्या है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स जो है वो टच हैं यानी जुड़े हुए हैं तो उसका अरेंज हैं तो उसको क्या बोलेंगे, आप क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, NaCl है, नमक है, सिंपल नमक है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए नमक है तो Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, तो कोई भी साल ले सकते हैं, Na प्लस है Cl माइनस है तो Na प्लस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये Cl माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए Na प्लस है, Cl माइनस अटैच है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक Cl माइनस होगा, फिर Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस होगा, फिर Na प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद Cl माइनस होगा और फिर Na प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद बात करें तो ये जो Cl माइनस होगा फिर Na प्लस है, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस। तो हम कह सकते हैं इनका जो अरेंजमेंट होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, यानी एक डिफरेंट अरेंजमेंट में क्या होंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन हुए होंगे। तो हम बात करें कि यहाँ पर जो एक NaCl है, अगर हम यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर में देख रहे हैं तो यहाँ पर लग रहा है कि आपका 4 Cl क्या है इससे कवर है। तो लेकिन हालांकि अगर देखें तो इसके एक फ्रंट में और एक बैक में यानी कुल टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, आगे हम बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 1 Na जो होता है, ठीक है, वह 1 Na जो होता है, Na प्लस जो होता है वो 6 Na प्लस से क्या होता है, सॉरी 6 Cl माइनस से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। या फिर कह सकते हैं 1 Cl माइनस जो होता है वो 6 से जो है Na प्लस से बॉन्डेड होगा। आगे हम बात करेंगे, आगे जैसे वीडियो हम बनाते जाएंगे तो उसमें आप देख सकते हो।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो Na है प्लस है, फिर उसके बाद Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस आएगा, फिर Cl माइनस आएगा, Na प्लस आएगा, Cl माइनस आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आयंस का जो अरेंजमेंट है वो क्या है आपका डिफिनिट है, यानी डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा किसका, पार्टिकल का, तो उसी को बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एग्जाम्पल अगर देख लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास मेटल है, मेटल कोई भी ले सकते हैं, उसके बाद सोडियम क्लोराइड है, बहुत से साल्ट हैं, जो साल्ट हैं उसको भी आप ले सकते हैं, इसमें डायमंड है, ग्रेफाइट है, एक्सेट्रा। अब इसके बाद बात करते हैं तो इसके प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन का सॉलिड का जो है प्रॉपर्टी क्या होगा उसको अगर देखें तो इसमें कह सकते हैं कि पहली प्रॉपर्टी हम ये ले सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए फिक्स्ड मैनर, ठीक है। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज आयंस हो सकता है, मॉलिक्यूल्स आइटम्स हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन ऑल द 3 डायमेंशन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि या ले सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए फिक्स्ड मैनर, ठीक है। तो फिक्स्ड मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। दूसरा अगर बात करें तो कह रहा दे हैव लॉन्ग रेंज आर्डर, ठीक है। तो कह रहा लॉन्ग रेंज आर्डर, तो कह रहा लॉन्ग रेंज कहते हैं कि जैसे हमने फायर किया कोई चीज़, मान ली बंदूक से हमने गोली मारी, तो इसका मतलब क्या बहुत दूर तक जाएगा, तो कहेंगे ये बहुत लॉन्ग रेंज तक है, ठीक है। या मिसाइल है तो बहुत लॉन्ग रेंज का है, इसका बहुत दूर तक जा सकता है। तो इसमें दूर तक कौन जाएगा, तो आइटम्स का पैटर्न जाएगा, अरेंजमेंट जाएगा, ठीक है। तो वही कह सकते हैं कि जैसे मान लो Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, तो Na प्लस है और Cl माइनस। तो इसके अगर क्रिस्टल में हम बात करें तो क्रिस्टल में जो इनका अरेंजमेंट है वो बहुत दूर तक, यानी कह सकते हैं इस टाइप से जुड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हम उससे इसीलिए कह सकते हैं इनका एरिया जो रेंज होगा वो बहुत ही दूर तक जाएगा, ठीक है। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, इस टाइप से क्या होगा, इनका जो रेंज होगा यानी अरेंजमेंट होगा बहुत ऑर्डर कह सकते हैं दूर तक जाएगा, ठीक है। तो वही कह सकते हैं दे हैव लॉन्ग रेंज आर्डर व्हिच मीन्स दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। तो अपने क्या होते हैं अपने क्रिस्टल में, इंटायर क्रिस्टल में क्या करते हैं वो रिपीट करते हैं, जैसे मान लो Na है, फिर Cl आएगा, फिर Na आएगा, फिर Cl। तो ये इनका रेगुलर पैटर्न होता है अरेंजमेंट का, ठीक है, पार्टिकल का, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब होता है डेफिनिट, ठीक है, यानी शार्प एंड कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डेफिनिट यानी कह सकते हैं फिक्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, अगर मान लीजिए 120 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो रहा है, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होगा, क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करें तो उसके बाद कह रहा है दे हैव ए डेफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव डेफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो कह रहा है इनका जो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो डेफिनिट होगा। अब इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो कह रहा है फ्यूजन, तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब पहले फ्यूजन समझ लेते हैं। फ्यूजन क्या होता है कि अगर हम ये सॉलिड है तो सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्यूज, ऐसे समझो फ्यूज होना, फ्यूज होने का मतलब क्या, मिलना, फ्यूज्ड होना, मिल जाना। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड में पार्टिकल अगर बात करें सॉलिड एंड लिक्विड, तो हम अगर आप क्या करते हैं, आप हीट करते कर सकते हैं, हीट करोगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, नहीं लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब बात कर रहा है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहने का, इंथैल्पी मतलब क्या होता है, हीट। तो वही कह रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ठीक है, चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड आर कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये मेल्टिंग पॉइंट फिक्स था तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी क्या होगी, फिक्स होगी, यानी डेफिनिट होगी, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि क्लीवेज मतलब क्लीव्ड करना, यानी ब्रेक करना, काटना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या गया, दे हैव क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मीन्स दैट व्हेन इट कट विथ ए शार्प एज टूल, अगर हम शार्प नाइफ से कट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट कट ए रेगुलर, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये क्या होता है, रेगुलर कट देता है, यानी हम ये कह सकते हैं इट कट इनटू 2 पार्ट विथ स्मूथ सरफेस। अगर आप इसको कट करते हो तो जैसे शाइनी सरफेस आपको मिलेगा, ठीक है, स्मूथ सरफेस आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम डायमंड है, डायमंड को अगर हम पटक देते हैं, टूट जाता है, या कह सकते हैं उस पर उसको आप कट करते हो तो एक स्मूथ सरफेस मिलता है, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस मिलने, चिकना सरफेस मिल जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम कि देश हो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे,
ये क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है, बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन। क्लीवेज प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्लीवेज प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी सॉलिड को आप कट कर रहे हो, ठीक है, तो वो 2 पार्ट इक्वली पार्ट में क्या कर सकते हैं, या 2 पार्ट में वो कट हो जाएगा, और विथ क्या होगा? शार्प विथ स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस आपको चिकना सरफेस मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक, ये दोनों पॉइंट जरूर याद रखेंगे, 5th एंड 6th नंबर जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या हो गया, ये वर्ड ध्यान में रखेंगे, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कई टाइप के होंगे, जैसे मान लीजिए कलर है, डेंसिटी है, तो ये सब क्या है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। लेकिन अब इसमें जो हम प्रॉपर्टी देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की, वो है आपका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सच है, जैसे कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा, जैसे आप जैसे मान लीजिए हमारे डायमंड है, तो डायमंड को अगर आप रोटेट कराते हो तो डिफरेंट एंगल पर क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो डिफरेंट आता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है कि आप उसको जब रोटेट कर रहे हो तो डिफरेंट एंगल पर, यानी डिफरेंट डायरेक्शन पर कलर क्या आ रहा है, उसका डिफरेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट आएगा। उसी टाइप से आप बात कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या करती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है कि किस डायरेक्शन में जो है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसका कम है, ठीक है। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं कि अगर किसी हम सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है, एक्सपैंड करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम जो होता है वो एक्सपैंड करता है। तो आप जिधर हीट करोगे उधर ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन ये जो है फिजिक्स में का पार्ट है, आप वहाँ से आप समझ सकते हैं फिजिक्स में। तो थर्मल एक्सपेंशन भी क्या है, एक डायरेक्शनल फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो कह सकते हैं डायरेक्शनल फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है इन ये डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। व्हाट इज द एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर? मीन्स दैट डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन एटसेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्लियर? तो इनका जो है डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगर हम इसको देखें समझें तो कैसे समझ सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है, जैसे मैंने कहा अभी कि हमारे पास क्या है, NaCl है, तो Na है, उसके बाद प्लस है, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस होगा, और Cl माइनस, या आप A भी लिख सकते हो, तो Na प्लस है, फिर Cl माइनस है, और फिर यहाँ पे बात करेंगे तो Cl माइनस आएगा, फिर Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस है, Na प्लस एंड Cl माइनस है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका Na प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, फिर से आपका यहाँ पर Na प्लस आ जाएगा, फिर Cl माइनस है, फिर Na प्लस है, एंड Cl माइनस है, Na प्लस है, एंड Cl माइनस है। तो अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, अब अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ हम जा रहे हैं, देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक साइड में Cl, इस साइड में देखो Cl आ रहा है, और यहाँ देख रहे हो Na आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि Na आ रहा है यहाँ, फिर Cl आ रहा है, फिर Na आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, Na आ रहा है, Cl आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो Cl आ रहा है, फिर Na आ रहा है, फिर Cl आ रहा है, Na, या यहाँ देख लेंगे तो Na, यहाँ पर देख रहे हैं Cl माइनस है, फिर Na प्लस है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आप डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, इनका जो अरेंजमेंट है वो यानी कह सकते हैं इनका नेचर है वो क्या है आपका, डिफरेंट है। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, इनका जो नेचर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, या कुछ बुक में आप देखे होंगे तो बुक में ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ बुकों में ऐसे भी शो किया हुआ, जैसे A है, फिर B है, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, और मान लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, A के साथ B आएगा तो B ले सकते हो, फिर A ले सकते हो, फिर B है, फिर A है, और फिर B है, फिर A आएगा, फिर यहाँ B है तो उसके बाद क्या ले सकते हो, A आएगा, फिर B आएगा, A आएगा, B आएगा, एंड A आएगा, उसके बाद B आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो B आएगा, फिर A आएगा, फिर B होगा, A आएगा, B आएगा, फिर A आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, इसमें देखो अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो A है, फिर B है, ये B है, फिर A है, फिर A है, फिर B है, ठीक है, अलग। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, सोचो जरा कि अगर हम
इसमें इस डायरेक्शन से आप जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड में तो बी 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 केवल आ रहा है, ए है, तो कितने बी बी आ रहे हैं देखो, यानी बी 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 बी, उसके बाद ए, तो हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा, वो डिफरेंट क्या होगा, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसी को बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, आयन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो कह सकते क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर आयन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो टू प्रॉपर्टी आप यहाँ पर जरूर याद रखेंगे, क्लीवेज प्रॉपर्टी और उसके बाद जो है आपका एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद की बात करें तो आपका दूसरा सॉलिड आता है जिसको बोलते हैं हम आप एमार्फस सॉलिड। तो एमार्फस सॉलिड में अगर बात करें तो ए देखो, ए मीन्स होता है नॉट, ठीक है, उसके बाद मार्फ, ठीक है, तो ग्रीक वर्ड है मार्फ, मार्फ मीन्स होता है आपका फार्म, ठीक है, ठीक है। तो कोई फार्म ना हो, कोई फार्म मतलब कोई रूप ही ना हो, जैसे हमारा जो मनुष्य है मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो उसका जो रूप है तो उसका मतलब क्या है कि वो स्केलेटन पे डिपेंड करेगा, उनका स्केलेटन का अरेंजमेंट कैसा है तो उसी के अकॉर्डिंग उसका रूप होगा, नहीं फार्म होगा। तो उसी टाइप से हम बात करें कि सॉलिड में कह रहा है कोई फार्म हो ना हो, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी है तो इसमें क्या है, जो बोन्स हैं उनका कनेक्टिविटी क्या है, सेम है। अब मान लीजिए कभी कभी क्या है कि हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है, कुछ बोन्स अलग हो गए, तो हम कहेंगे कि उसमें कुछ क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया, क्लियर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं उसका फार्म सही नहीं है, उसका चेहरा सही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसमें जो बोन्स के जो अरेंजमेंट होने चाहिए वैसे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब उसका रूप फार्म क्या है, चेंज है। तो इसे ही हम कह सकते हैं कि एमार्फस सॉलिड मीन्स क्या होगा, जिसका कोई फार्म ना हो, फार्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो उसमें अरेंजमेंट होगा, हम कह सकते हैं पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होगा वो सेम या फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन हम समझ सकते हैं, डिफिनीशन देखो नेम से भी हम इसका डिफिनीशन हम बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए एमार्फस सॉलिड मतलब इन एमार्फस सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट अरेंज इन ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन ऑल 3 डायमेंशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब क्या होगा, जैसे आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आर डू नॉट अरेंज इन ए डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन ऑल 3 डायमेंशन। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसा भी ले सकते हैं, द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर डू नॉट अरेंज इन ए कह सकते हैं फिक्स्ड मैनर, ठीक है, तो आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। तो उसमें जो कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का या पार्टिकल्स का, ठीक है, वो अरेंजमेंट क्या होता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, हम एमार्फस सॉलिड बोलेंगे। तो ये तो यही कह रहा है कि इसका जो फार्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई हम इसका डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं बना, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि हाँ इसका स्ट्रक्चर यही होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, उसके बाद बी है, तो जैसे ए आना चाहिए। तो हो सकता है कि अगले पॉइंट जो है वो यही हो या कुछ और हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कोई फिक्स इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर सकते, क्यों, क्योंकि ये नेम ही कह रहा है कि नॉट फॉर्म, इनका कोई रूप नहीं है, यानी कोई इनका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो फिक्स मैनर में अरेंज नहीं है। तो ले सकते हैं द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट अरेंज इन ए फिक्स्ड मैनर आर कॉल्ड एमार्फस सॉलिड। एग्जाम्पल में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक्स जो होते हैं जनरली अगर बात करें तो एमार्फस होगा, और उसके बाद पॉलीमर्स जो होंगे, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, एमार्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो एमार्फस सॉलिड प्रॉपर्टीज ऑफ एमार्फस सॉलिड, तो आप उसको हेडिंग लिख सकते हैं और नोट्स बना लेंगे। तो कह रहा है इन एन एमार्फस सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इरेगुलर, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है वो इरेगुलर होता है। जैसे मैंने कहा उसमें रेगुलर पैटर्न था ए बी ए बी ए बी, इसमें ऐसा नहीं है, ए बी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर हो सकता है ए के साथ में ए आ जाए या कुछ और आ जाए। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स नहीं है। तो वही कह रहा है कि इन एन एमार्फस वाले अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर, ठीक। उसके बाद कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट, दे हैव शॉर्ट रेंज आर्डर। तो इनका जो आर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बात करें कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये है, फिर बी है, फिर ए है, फिर बी है, तो हो सकता है आगे हो ही ना, मॉलिक्यूल्स ही ना हो, या हो सकता है आगे हम कहें तो बी ए फिर बी कुछ आ जाए, अरेंजमेंट अब बदल जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करें तो इनका जो है शॉर्ट रेंज आर्डर होता है, ठीक है, शॉर्ट रेंज आर्डर होता है, ठीक है। क्यों,
तो हम कह सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन ए स्मॉल रीजन ओनली। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो केवल स्मॉल रीजन में ही क्या होता है, रेगुलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दे हैव ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उसके बाद अगर बात करें दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें कह रहा है इनके पास कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जब अरेंजमेंट ही नहीं ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ठीक नहीं होगा। जैसे अगर जनरली हम बात करें कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ए है, बी है, ए है, बी है, ए है एंड बी है, अगर हम बात करें तो ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच बिटवीन अट्रैक्शन होगा, इनको हमें अलग करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल्स है। तो अगर मान लीजिए इन दोनों को आपने सेपरेट किया तो अगला मॉलिक्यूल्स आपको सेपरेट करना होगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था यहाँ पर भी फोर्स क्या होगा, सेम होगा। तो अगर इसको अलग करने के लिए जितनी एनर्जी लगी है उतनी ही एनर्जी इसको अलग करने के लिए भी लगेगी। इसका मतलब क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा। लेकिन अब कह रहा है कि अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है ये भी हो, फिर अगला वाला बी ए हो, या मॉलिक्यूल्स आगे हो ही ना। इसका मतलब क्या है कि इसके बिटवीन जो अट्रैक्शन है वो अलग होगा। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं हो सकता है आगे वाले में ए एंड बी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर तो है नहीं, इनका अट्रैक्शन तो कोई फिक्स है नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ए मार्कर्स डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब उसमें अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक को अगर आप हीट करते हो तो पहले आप देखे होंगे कि पहले वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, मतलब पहले थोड़ा सा हार्ड, पहले तो हार्ड रहता है, फिर उसके बाद हल्का सॉफ्ट होगा, फिर और सॉफ्ट होगा, फिर और सॉफ्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लिक्विड की तरह चेंज होगा। लेकिन फिर भी वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं, और अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है। उसमें अगर हम बात करें, जो हमने क्रिस्टलाइन में देखा था, तो उसमें बताया गया था कि जो मतलब मॉलिक्यूल्स है वो अगर मान लीजिए हमारे पास 120 डिग्री पर कोई मेल्ट हो रहा है तो वो क्या होगा, 120 डिग्री पर ही जाकर के वो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ये पहले सॉफ्ट होगा, फिर और सॉफ्ट होगा, फिर लिक्विड की तरह क्या हो जाएगा, वो फ्लो होने लगेगा। ठीक है, यानी बहने लगेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसके पास कोई डिफिनिट जो है यानी कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। अगला बात करें तो कह रहा है एन एमॉर्फस सॉलिड ऑन बीइंग कट विथ शार्प नाइफ गिव इरेगुलर कट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दे डू नॉट शो ए क्लीवेज प्रॉपर्टी, ऐसा कह सकते हैं। तो एक क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी शार्प नाइफ से कट करते हो तो इरेगुलर कट मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं, आपको कह सकते हैं खुरदुरा जानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी आप रबर को काट करके देखें, तो अगर आप रबर को काट के देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके बीच बीच में गड्ढे आपको मिलेंगे। ठीक है, या किसी रबर को आप तोड़ करके देखेंगे तो उसमें बीच में कहीं उभरा हुआ मिलेगा, कहीं गड्ढा मिलेगा, तो ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप इसको कट कर रहे हो तो एक शार्प कह सकते हैं या स्मूथ सरफेस आपको नहीं मिलने वाला है, आपको यहाँ पे इरेगुलर कट मिलेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं दे डू नॉट शो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी। ठीक, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, उसके बाद फिफ्थ कह रहा है कि ए मार्फर सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर मतलब क्या होगा कि जिसका जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, आइसो मीन्स होता है सेम, ट्रॉपिक मतलब प्रॉपर्टी, तो जिसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन, वो भी कौन सी, डायरेक्शनल वाली हम बात करेंगे। तो डायरेक्शनल जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ऑल डायरेक्शन में क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, वो स्मॉल रीजन में है। ठीक है, तो स्मॉल रीजन की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, मानी जाती है। ठीक है, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, कि इसमें जो है एक कह सकते हैं डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम होती है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझ नहीं सकते, क्योंकि हम इसकी स्ट्रक्चर को हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इसे आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फिर थर्मल एक्सपेंशन एक्सेट्रा आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो मतलब कह सकते हैं आइसोट्रॉपिक नेचर मीन्स क्या होता है, द फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ए ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑल डायरेक्शन में क्या होगा, इनका जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, यानी कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये सब जो होंगे वो क्या हो जाएगा, आपका फिक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है आपका दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसके पास कह रहा है कि जैसे मैंने कहा कि आपका जब मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं फिक्स होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि हीट ऑफ फ्यूजन में ही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू
टू चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो वही कह रहा कि आपको सॉलिड से लिक्विड में चेंज कराना है, यानी आपको मेल्ट कराना है, यानी मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो उसमें जो हीट लग रहा है, तो हीट की बात, हीट मतलब क्या हो गया, जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी तभी ना वो होगा। तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि जब इसका मेल्टिंग पॉइंट ही नहीं शार्प है, यानी डिफिनिट है, तो हीट ऑफ फ्यूजन भी डिफिनिट नहीं होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट ये जरूर याद रखेंगे कि ये पूछता है व्हाई एम आर फॉर सॉलिड्स आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो हम यहाँ बात करें तो एम आर फॉर सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। और सॉलिड इसे बोलते हैं सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड मतलब क्या होगा कि हमें लगेगा कि सॉलिड है लेकिन होता नहीं, आभास होगा आपको ये सॉलिड है लेकिन ये सॉलिड होता नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तो बिकॉज दे हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसको सुपर कूल लिक्विड बोलेंगे, क्योंकि इनके पास टेंडेंसी टू मानी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे लिक्विड में होती है वैसे इसमें भी होती है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। इनकी जो फ्लूइडिसिटी होती है ये बहुत ही स्लो होती है, यानी ये बहुत ही स्लो जो होते हैं वो मूव करते हैं, यानी कह सकते हैं फ्लो होता है, जिसकी वजह से ये हमें दिखता तो नहीं, इसमें दिखने में हमें टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कह रहा है इट इज ऑब्जर्व इन ए ग्लास ऑफ द ओल्ड विंडो पेंस। तो अगर मान लीजिए बहुत पुरानी कोई इमारत है, ठीक है, तो उसमें अगर देखेंगे तो विंडो पेंस जो लगे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ग्लास लगा होता है, ठीक है, तो उसमें जो बॉटम साइड में अगर देखें तो वो थिकर हो जाता है और ऊपर वाला अगर देखें तो वो थिन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं थिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो जैसे मान लीजिए टेम्परेचर जब क्या होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंट जब होगा, कभी ठंडी आएगी कभी गर्मी आएगी, तो गर्मी के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर जब हाई होता है तो इसके मास की वजह से, यानी मास की वजह से क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होंगे, इन नीचे आकर के सेटल हो जाएंगे, जिसकी वजह से देखेंगे कि उनकी खिड़कियाँ जो होती हैं यानी वो खुलती नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उस पर जो नीचे होता है वो जो कह सकते हैं कि ग्लास होता है वो धीरे धीरे फ्लो करके वो नीचे आकर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका तो ये कह रहा है कि सम वेरी ओल्ड हाउसेस आर फाउंड टू बी थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। तो टॉप पर क्या होता है वो थिन हो जाता है और नीचे अगर जाएंगे तो वो थिकर हो जाए, यानी मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बच्चों देखा कि जो है एम आर फॉर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को हमने समझा। तो नेक्स्ट अब अगर आप इसमें में देखें तो आप इसमें हम कह सकते हैं कंपैरिजन देख सकते हैं, कंपैरिजन बिटवीन द एम आर फॉर सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसमें मैंने बताया कि अभी उसको अगर देखें तो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक यानी जो हमने प्रॉपर्टी देखा है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लिया, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लिख सकते हैं कि दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसमें एम आर फॉस में लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, तो वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो और दे सो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी उसमें क्रिस्टलाइन में हमने देखा था। और एम आर फॉस में क्या लिख सकते हैं आप, दे डू नॉट सो ए क्लीवेज प्रॉपर्टी, मीन्स दैट व्हेन यू कट विथ शार्प एज टूल इट गिव्स ए इरेगुलर कट, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और इस वीडियो में कहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।